गलती होने पर उसे डांट मिलना। अगर डांट मिलती है तो उसके अंदर क्या होगा, दोष भाव उत्पन्न हो जाएगा। अगर उसे वहां पर सही मार्गदर्शन भी नहीं मिलता है तो भी क्या होगा, दोष भाव उत्पन्न हो जाएगा कि यार मैं तो कुछ करने लायक नहीं हूं, या मुझसे यह नहीं हो सकता है। पहली मर्तबा वह सोचता है कि हम कुछ कर पाएंगे, जब उसके अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत होती है। इस इच्छा शक्ति के जागृत होने से वह कुछ करना चाहता है। उसके पास अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि 3 से 5 वर्ष का वह बच्चा है। अब इस वजह से उससे जब गलती होती है, उसे डांट अगर मिल जाती है तो उसके मन में एक दोष भाव उत्पन्न होता है। क्या? दोष भाव। अब यही दोष भाव उसे संकट में डाल देता है। किसमें? संकट में, कि हम इस कार्य को करें अथवा नहीं करें, जिसका पहल मैंने स्वयं किया था, जिस पर प्रयास मैं कर रहा हूं। जैसे ही वह संकट उत्पन्न होती है और उस संकट में दोष भाव की मात्रा 40% से कम होती है और प्रयास या पहल की जो बात होती है वह 60% से अधिक होती है और उस बच्चे को उस कार्य में सफलता मिलती है। जब उसे सफलता मिल जाती है बच्चे को 3 से 5 वर्ष की एज में, तो यह पहल बनाम दोष के अंतर्गत उसे उद्देश्य प्राप्ति, क्या? उद्देश्य की प्राप्ति जब हो जाती है, जिस कार्य को वह करना प्रारंभ किया था, जिस विषय की पहल उस बच्चे ने की थी, अगर उस उद्देश्य की प्राप्ति बच्चे को हो जाती है, तब उसके अंदर एक विशेष गुण और उत्पन्न होता है। वह क्या है? लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार। यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। वह अब ऐसा व्यवहार करता है कि जो सकारात्मक हो। कैसा? सकारात्मक। और वह अब कोई भी ऐसा कार्य करने का प्रयास करता है जो पहल करता है, जो सकारात्मक दिशा में जाता है और वह किसी एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। ऐसे ही वह प्रयास करता है। अब यहाँ पर प्रश्न आपको बन करके आते हैं उद्देश्य और सकारात्मकता को लेकर के, कि वह उसका एज लिमिट क्या है। तो वह उसका एज लिमिट क्या होगा? 3 से 5 वर्ष होगा। या पहल बनाम दोष की भावनाएं बच्चे में कब जन्म लेती हैं, यह भी प्रश्न बन करके आते हैं। तो वह पहल बनाम दोष का एज लिमिट क्या हो जाएगा? 3 से 5 वर्ष हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आता है परिश्रम बनाम हीनता। जो चौथा पॉइंट होगा वह है परिश्रम बनाम हीनता। अब इसमें बात आती है कि बच्चा, हम लोगों ने देखा भी है, ऐसा एहसास होता है सभी को कि परिश्रम और हीनता क्या है। थोड़ा सा इसे जान लेते हैं। परिश्रम वर्सेज हीनता। यह परिश्रम बनाम हीनता की अगर हम बात करें तो इसका एज लिमिट 6 से 12 वर्ष होता है। अब यहाँ पर बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है, पढ़ने पढ़ाने के क्रम में, कुछ सीखने के, बेहतर सीखने के क्रम में आ जाता है। अब पिछले पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा कि वहां पर उसे सफलता मिल जाती है, वह पहल कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा, एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे बच्चा किसी क्लास में पढ़ने के लिए गया या कोई कार्य करना प्रारंभ किया, वह मेहनत कर रहा है। क्या? मेहनत कर रहा है। वह परिश्रम जब कर रहा होता है और उस मेहनत या परिश्रम में जब उसे
सफलता नहीं मिलती है तो उसे क्या होता है, उसे हीनता का बोध होता है। अब उसे अगर हीनता का बोध होता है कब, असफलता मिलने पर, ध्यान देंगे, असफलता मिलने पर। अगर उसे असफलता मिलने पर हीनता का बोध होता है यानी कि उसका परिश्रम अब बेकार हो गया, वह मेहनत उसकी बेकार हो गई। लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि अब तक अगर मुझे सफलता मिली है, अब तक हमने कुछ बेहतर किया है, तो उम्मीद एक निकल करके आती है कि हम कुछ बेहतर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आते आते बच्चा बहुत सारे कौशलों को सीख चुका होता है, बहुत सारे स्किल को सीख चुका होता है। अगर बहुत सारे स्किल को सीख चुका है तो उस परिश्रम में उस स्किल का क्या करेगा, वह प्रयोग करेगा। वह अपने अर्जित ज्ञान का भी बहुत सारा प्रयोग करता है। लेकिन जैसे जैसे उसे परिश्रम करने का अवसर मिलता है और जैसे जैसे उसे कुछ गलतियां होती हैं और वह असफल होता जाता है बच्चा, इन दोनों के संघर्ष में बच्चे को जब भी सफलता मिलती है, अगर यह कहा जाए कि इस संघर्ष में जैसे ही बच्चे को अपने मेहनत या परिश्रम पर सफलता मिली, उस संघर्ष की वजह से बच्चे के अंदर सामर्थ्य उत्पन्न होता है। क्या? सामर्थ्य। ध्यान देंगे, इस संघर्ष में, परिश्रम और हीनता के संघर्ष में जब बच्चे को केवल सफलता मिली, असफलता नहीं, केवल सफलता मिली, तो उसके अंदर अब ऐसा एहसास होता है कि नहीं, हम कुछ बेहतर करने की योग्य है, हम कुछ कर सकते हैं, हम समर्थवान हैं। वह सामर्थ्य अपने आप को मान लेता है कि हम समर्थ हैं, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। यह कब होता है? जब 40 और 60 का वही परसेंटेज होता है कि उसे हीनता कम महसूस हुई हो और परिश्रम पर, मेहनत पर, स्किल पर उसे सफलता ज्यादा मिली हो। अगर ऐसा हो पाता है और वह व्यक्ति सफल होता है, वह बच्चा अपने बाल्यावस्था में सफल होता है, तो उसके अंदर एक विशेष मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे सामर्थ्यवान कहा जाता है। अगला पॉइंट है, उसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। यह बीएड के दृष्टिकोण से मैं क्लास ले रहा हूं और यह वीडियो तैयार किया जा रहा है कि बीएड के बच्चों को इस विषय को पढ़ना होता है और यह पॉइंट है भी। अब एक पॉइंट आता है, पहचान बनाम संभ्रांति। पहचान बनाम संभ्रांति। पहचान वर्सेस संभ्रांति। यह 12 से 18 वर्ष के मध्य चलता है। अगर पहचान बनाम संभ्रांति की बात करें, यह मूल रूप से किशोरावस्था का एक एज होता है। इसे पहचान की संज्ञा इसलिए दी गई है कि किशोरावस्था में बालक या बालिकाएं स्वयं के पहचान के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने पर्सनालिटी के लिए बार बार प्रेरित होते हैं। अब यहाँ पर बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है, 12 से 18 वर्ष। यह एक तरह से बड़ा तीव्र अवस्था होती है। आंधी और तूफान की इस अवस्था को देखा जाए तो यहाँ पर बच्चे के अंदर स्वयं से कुछ करने की इच्छा होती है। अब बच्चा यहाँ पर जब कुछ बेहतर करता है तो अपने आप को वह बच्चा श्रेष्ठ पाता है। क्या? जैसे ही वह कुछ बेहतर किया, वह अपने आप को श्रेष्ठ पाता है। जैसे दादा दादी की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, समय से दवाई देना, मार्केट चले जाना,
कुछ व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर देना, कुछ कार्य को व्यवस्थित कर देना, यह क्या दर्शाता है कि अब वह श्रेष्ठ हो गया है। उसके अंदर एक ऐसा ईगो उत्पन्न होता है, एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न होती है। अब उसे बार बार बुलाया जाता है, सभी जानते हैं कि वह बच्चा है और कुछ करने में अब समर्थवान हो चुका है, अब वह बहुत कार्य को बेहतर ढंग से कर सकता है। इस दृष्टिकोण से और सेवा भाव के दृष्टिकोण से उसे बुलाया जाता है। अब उसे लगता है कि जो है सो हम ही है और बहुत हम बेहतर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उससे कुछ गलती हो जाती है, क्या जैसे ही उस बच्चे से कुछ गलती हो जाती है तो तुरंत उसे डांट पड़ जाती है। अब डांट पड़ जाने की वजह से बच्चे के मस्तिष्क में एक भ्रम पैदा हो जाता है। क्या भ्रम पैदा हो जाता है, यार अभी तक तो हम बेहतर थे, अभी तक हम श्रेष्ठ थे, हम सेवा कर रहे थे, सभी जरूरतों में मुझे पुकारा जा रहा था और अभी अभी मुझे डांटा जा रहा है। इस पहचान को बनाने में वह जितना मेहनत कर रहा होता है और अब स्वयं को श्रेष्ठ महसूस कर रहा होता है, वहां पर एक संकट उत्पन्न हो जाता है। यह संकट जैसे ही उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न हुआ? गलती से क्या मिली? उसे डांट मिली। अब संकट उत्पन्न हो जाता है, उसे एक भ्रम सताने लगता है कि अब हम क्या करें, उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब इसका प्रतिशत 60 से अधिक और 40 से कम अगर होता है, किसका? कि डांट उसे बहुत कम मिली, गलतियां उसने बहुत कम की क्योंकि अब वह टीन एज में है बच्चा, लेकिन सेवा उसने बहुत ज्यादा किया, पहचान बनाने का प्रयास उसने ज्यादा किया, श्रेष्ठ होने का अनुभव उसे ज्यादा हुआ, तब उसके अंदर कर्तव्य परायणता, क्या कर्तव्य परायणता का बोध होता है। एक विशेष मनोसामाजिक गुण यह है, क्या? कर्तव्य परायणता। इस मनोसामाजिक गुण की जो एरिक्सन का है, यही निकल करके इस एज में आता है जब वह स्वयं की पहचान से बच्चा जूझ रहा होता है। तब उसके अंदर इस बात का बोध होता है कि हाँ, मैं कुछ बेहतर करने में सक्षम हूं और मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं। अगला पॉइंट है घनिष्ठता बनाम अलगाव, जो 20 से 30 वर्ष के मध्य चलता है। जब इस बच्चे को कर्तव्य परायणता का बोध हो जाता है, उसे लगने लगता है कि अब मैं कुछ बेहतर कर पाऊंगा या कुछ बेहतर सुझाव दे सकते हैं, एक बेहतर परिकल्पना को तैयार कर सकते हैं या एक बेहतर योजना को हम तैयार कर सकते हैं। उसके पश्चात उसे समाज में घनिष्ठता बनाम अलगाव, यह 6वां पॉइंट है, क्या? घनिष्ठता घनिष्ठता वर्सेस अलगाव, यह 20 वर्ष से 30 वर्ष तक चलता है। अब यह समाज में रहते रहते बच्चा इस बात को जान चुका होता है कि हमें सामाजिक संबंध स्थापित करने में किससे दोस्ती करनी है और किससे दूरी बनानी है। अब दोस्ती को प्रगाढ़ करने के दृष्टिकोण से या दूरी बनाने के दृष्टिकोण से यह एक संघर्ष उत्पन्न होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ उसकी दोस्ती बेहतर होती है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिससे उस व्यक्ति की दूरी बन जाती है, क्योंकि वहां पर जब वह घनिष्ठता और अलगाव की बात आती है तो उसके अंदर त्याग की भावना, क्या
त्याग की भावना बड़ा प्रबल होती है कि जितना ही हम त्याग करेंगे, समर्पण करेंगे, त्याग और समर्पण की भावना की वजह से वह एक दूसरे को क्या करना चाहता है, प्रभावित करना चाहता है। लेकिन जब वह त्याग और समर्पण बच्चा दिखाता है 20 वर्ष के पश्चात और उसका कोई नाजायज लाभ लेने लगता है, उसका अगर कोई दोहन करने लगता है, तो बच्चे का उस व्यक्ति से क्या हो जाता है, अलगाव हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है, उस बच्चे को कई मर्तबा समझ में नहीं आता कि किससे घनिष्ठता होनी चाहिए और किससे अलगाव होना चाहिए, क्योंकि त्याग और समर्पण का भाव जिस व्यक्ति के साथ या जिस बालक के साथ वह रख रहा है, वह उसका दोहन कर रहा है, वह उसका मिसयूज कर रहा है। जो मिसयूज कर रहा है उससे अलगाव हो जा रहा है, लेकिन वह क्या करना चाहता है, घनिष्ठता करना चाहता है। इसके 20 वर्ष के बाद यह बच्चा जैसे ही 2-4-5 वर्ष इस घनिष्ठता और अलगाव में अंतर समझने लगता है, उसके त्याग और समर्पण के भाव को अगर कोई नहीं समझ पाता है, तो आगे चल करके वह बच्चा उससे दूरी बना लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि किससे हमको घनिष्ठता रखनी है और किससे हमको दूरी बनानी है। इस घनिष्ठता और दूरी के बनाने के मध्य एक मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्यार कहा जाता है। उसे अब समझ में आ जाता है कि किससे हमको प्यार मोहब्बत से रहना है, किसके साथ रहना है और किसके साथ दूरी बना करके हमको रहना है। अगला पॉइंट है जननात्मकता बनाम स्थिरता। यह जननात्मकता से एक तात्पर्य है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के बहुत सारे उद्देश्यों को समझ चुका होता है, बहुत सारे पड़ाव को वह व्यापार कर लेता है समाज में, तब उसे अपने परिवार के लोगों की और अपने पीढ़ी के बारे में चिंता होने लगती है। 7वां पॉइंट है जननात्मकता वर्सेज स्थिरता। जननात्मकता का मतलब है परिवार समाज के बारे में बहुत सारा चिंता करना। यह इसका एज लिमिट है 40 से 50 वर्ष। इस एज में आते आते व्यक्ति यह सोचने लगता है परिवार के बारे में, अपने द्वारा समाज में जो सम्मान तैयार किया गया है या समाज के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया गया है, जो धन अर्जित किया गया है, जो सम्मान समाज में पाया गया है, उसके बारे में वह व्यक्ति चिंता करने लगता है कि यह मेरा परिवार क्या उस समाज में अपने आप को हमारी तरह व्यवस्थित कर पाएगा, जो सम्मान मैंने हासिल किया उस सम्मान को लोग बरकरार रख पाएंगे, जो धन संपदा हमने तैयार की क्या उसको वो लोग बरकरार रख पाएंगे। इस जननात्मकता के अंतर्गत एक और बात आती है कि जो व्यक्ति अपने परिवार के बारे में, उस समाज के बारे में, उस सम्मान के बारे में या उस धन के बारे में चिंता ही नहीं करता या कुछ समय तक चिंता करने के पश्चात उस पर से ध्यान हटा लेता है, एक तरह से क्या कहा जाए कि उस बातों का वह त्याग कर देता है, तब व्यक्ति के पास उसके मस्तिष्क में स्थिरता आ जाती है कि छोड़ो, जो होगा वह होगा, उसे देखा जाएगा, हम उसकी व्यर्थ में चिंता क्यों करें। इस स्थिरता और इस जननात्मकता के मध्य जो संघर्ष उत्पन्न होता है,
उसे कहा जाता है देखभाल। उसे कहा जाता है देखभाल या परवरिश बोल सकते हैं। अब यहाँ पर उस व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि परिवार को कैसे संभाला जाए, समाज को कैसे एडजस्ट किया जाए, उस व्यवस्था उस सिस्टम का पालन कैसे किया जाए और साथ ही साथ उस धन का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए, भावी पीढ़ी की परवरिश कैसे की जाए, यानी कि उसकी देखभाल कैसे की जाए अपने परिवार की। यह सारी चिंता 40 से 50 साल की एज में हो जाती है, जो एक विशेष मनोसामाजिक गुण उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है, जिसे परवरिश या देखभाल की संज्ञा दी जाती है। अब अंतिम पॉइंट है संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा जो 60 साल से लेकर के और जीवन के अंत तक चलता है। व्यक्ति उस संपूर्णता के बारे में और कुछ परिस्थितियों को देख करके वह निराश भी होता है। उसके बारे में एरिक्सन ने चर्चा किया है। संपूर्णता वर्सेस निराशा। यह 60 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक यह चलता है। इस अगर संपूर्णता की बात की जाए तो यहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को लेकर के और उस परिवार के बारे में परिकल्पना को लेकर के वह तमाम ऐसी बातों को याद करता है कि हमें सफलता कैसे मिली, हम असफल कब हुए, किस कारण से हुए। तो वह सफलता और असफलता के बारे में वह परिचर्चा करता है। किससे? स्वयं से। और वह संपूर्ण परिवार को उसी तरह से सजोना चाहता है। जैसे किसी व्यक्ति को कम योग्यता पर अच्छी नौकरी मिल गई एक समय में, और वह इस एज लिमिट में जैसे ही आता है 60-70 वर्ष के एज में, तो वह बताता है कि तुम लोगों ने सही तरीके से उस व्यवस्था को मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से आज तुम असफल हो। देखो, मैंने मैनेज किया था और मुझे सफलता मिली। उसके जीवन में जो सफलता मिली होती है वह कैसे मिली, और जहां पर वह असफल हुआ था तो कैसे हुआ था, इस दोनों का वह समायोजन करता है। जब वह समायोजन करता है तो वह सबसे ज्यादा किधर आकर्षित होता है? सफलता की तरफ। जब वह सबसे ज्यादा सफलता की तरफ उसकी दृष्टि जाती है तो वह मानता है कि मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन जैसे ही असफल होने के विषय वस्तु पर उसका ध्यान जाता है तो वह अपने आप को क्या पाता है? निराश पाता है। इसी निराशा और संपूर्णता को लेकर के एक संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसे एक विशेष मनोसामाजिक गुण निकल करके आता है। उसी व्यक्ति को कहा जाता है क्या? परिपक्व। यहीं पर परिपक्वता आती है, अनुभव। यहां पर आता है अनुभव, एक्सपीरियंस। जब वह ज्यादा सफलता की तरफ ध्यान देता है तो अपने आप को वह बहुत बेहतर पाता है, और जब कुछ अपनी असफलताओं पर वह दृष्टिपात करता है तो वह अपने आप को निराश पाता है। इसमें वह परसेंटेज वही 40 और 60 का जब प्रतिशत निकल करके आता है, सफलता की तरफ अगर उस व्यक्ति का
60% से अधिक जाता है और 40% निराशा की तरफ जाता है, तब उसके संघर्ष से उसे यह ज्ञात हो जाता है कि हम असफल किस कारण से हुए थे। ऐसा कोई फिर व्यक्ति करता है या परिवार का कोई सदस्य करता है तो वह उसे क्या करता है, तुरंत रोकता है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। इसे ही कहा जाता है कि हम एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति हैं, या वह एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति है, या वह अनुभवी व्यक्ति है। यही एक मनोसामाजिक गुण पुनः निकल करके आता है, जिसे हम परिपक्वता के नाम से जानते हैं। यह एरिक्सन के पहल अगर बारे में हम पुनः एक बार चर्चा करें कि इस 8 पॉइंट को, जिसको जीवन अवधि का सिद्धांत या एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं, इस 8 पॉइंट में बस इतना ही था। एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या संभावनाएं बन करके आती हैं और वह अपने जीवन को कैसे व्यतीत करता है, इसका एक पूरा सा ग्राफ था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हालांकि मैं बीटेट या सीटेट और बीएड से संबंधित बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेकर के मैं तैयारी कराने के दृष्टिकोण से एक मेरा अपना स्वयं का एप्लीकेशन है, जिसका नाम है स्टडी बाय वीर बहादुर के नाम से है। स्टडी बाय वीर सर, स्टडी बाय वीर सर के नाम से वह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आप हमारे इस मोबाइल नंबर 9598803299 इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो उस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको वहां पर पीडीएफ भी बहुत सारे विषय का मिल जाएगा, जो आपको बीटेट, सीटेट या सुपरटेट की तैयारी करने में हम मदद करेंगे। आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करें, इस प्ले स्टोर को डाउनलोड करें। हम इस पर ऑनलाइन क्लास भी लेते रहते हैं। बस आज के इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।